Hello friends, good evening. Welcome to the Sarokar classes. I am Aditya Pratap Singh. I am here with the new current affair class. फ्रेंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल के बारे में और उसमें जो न्यूज़ सेक्शन आता है उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज का कोड देखते हैं, उसके बाद फिर अपने लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं। टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी। आज आपके पास मौका है कि आप अपने कल को बना सकते हो। ठीक है, मीन्स जितना मेहनत आप आज करोगे उतना ही फ़ायदा आपको कल मिलेगा। तो मतलब आपके पास आज ये अपॉर्चुनिटी है कि कल आप अपना कल खुद बना सकते हो। मीन्स खुद डिसाइड कर सकते हो कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा कल कैसा होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये जितना आप मेहनत करते हो उस पे डिपेंड करेगा कि आप सच में उतना पा पाओगे, वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है? जैसे कोई बच्चा बहुत पढ़ रहा है लेकिन उसको उतना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं सही तरीके से नहीं पढ़ाई कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। तो चलिए देखते हैं, आज का एक एडिटोरियल का ओवरव्यू लेते हैं। ज़्यादातर एडिटोरियल्स आज जो रसिया और यूक्रेन का मुद्दा चल रहा है उसके बारे में ही है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं जो रिसेंट कंट्रोवर्सी में पड़ी हुई हैं कि कैसे वार स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, 2 वीडियोज़ हैं फ्रेंड, दोनों आप देख लीजिए। उसमें आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी ज़ीरो लेवल से कि आखिर ये मुद्दा चल क्यों रहा है और ये मुद्दा न्यूज़ में क्यों है। ठीक है? तो पहले आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ एक ओवरव्यू ले लेंगे जो बच्चे ने वहाँ से पढ़ रखा है उसका रिवीजन कराने के लिए बस। ठीक है? तो आज हम लोग ये वाला आर्टिकल फ्रेंड उसी के बारे में है। ये वाला आर्टिकल नेटो के बारे में है, तो हम लोग देख लेंगे नेटो क्या है, कैसे बना। ठीक है? ये वाला आर्टिकल एग्रीकल्चर के बारे में है। ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। कल हमने एक न्यूज़ डिस्कस किया था न्यूज़ सेक्शन में, महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर को पकड़ लिया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में। ठीक है? और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी में देखेंगे कि पीएमएलए क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या होता है, इसके बारे में इस न्यूज़ में, इस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है? तो चलिए अभी अपना दूसरा वाला पेज देखते हैं आर्टिकल का। इसमें क्या डिस्कस करना है? इसमें फ्रेंड जो है स्टार्टअप के बारे में डिस्कस करेंगे और यूनिक्रॉन क्या होता है उसके बारे में। ठीक है? ओमिक्रॉन मत समझ लीजिएगा, यूनिक्रॉन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फ्रेंड एक जो इंडियन एक्सप्रेस के डायरेक्टर थे, पॉलिटिकल एडिटर डायरेक्टर थे, रवीश तिवारी जी, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो इन्हीं के बारे में बताया गया है कि जो मीन्स जो जर्नलिस्ट होता है वो केवल ऐसा नहीं होता है कि एक अच्छे से कहानी सुनाइए, सिर्फ ये जर्नलिस्ट नहीं कहते, उसको जर्नलिस्ट नहीं कहते। मीन्स उस कहानी को जो खुद भी इम्प्लीमेंट करे उसको एक अच्छा जर्नलिस्ट बोलते हैं। तो उन्हीं के बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है? तो हम लोग ये दोनों आर्टिकल एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ये वाला सेपरेट डिस्कस करेंगे, ये सेपरेट डिस्कस करेंगे, यानी ये सेपरेट डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अपना पहला जो ये दोनों इंटीग्रेटेड आर्टिकल है इसको ही डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये दोनों इंटीग्रेटेड आर्टिकल हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा और नेटो वगैरह भी समझेंगे, तो इसलिए हम लोग पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप लोगों को पता होगा कि पहले रसिया और यूएसएसआर एक कंट्री हुआ करता था। ठीक है? एक यूनियन हुआ करता था जिसको सोवियत यूनियन बोलते थे आप, यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है? यूएसएसआर में बहुत सारी कंट्रीज़ आती थी, ये पूरा यूएसएसआर हुआ करता था। फिर जब इसका विघटन हो गया, जब ये टूटने लगा, तो इससे कुछ कंट्रीज़ बाहर निकल गई। इसमें से जो मेजर डोमिनेंट कंट्री हुई वो रसिया हुई, ये पूरा रीजन रसिया का हो गया। और ये छोटी-छोटी कंट्रीज़ जो हुई ये इंडिपेंडेंट हो गई। ठीक है? ये अलग-अलग कंट्रीज़ बन गई। तो ये 15 कंट्रीज़ बन गई टोटल यूएसएसआर टूटने के बाद। आप देख रहे होंगे रसिया, एस्टोनिया, लैत्विया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन। ठीक है? तो इस समय क्या हुआ कि इसमें से जो 15 कंट्रीज़ बनी, इनमें से कुछ कंट्रीज़ ने नेटो को ज्वाइन किया। ठीक? जैसे कि आपको मैं अगर दिखाऊँ तो आप देख रहे होंगे, ये देखिए। ठीक है? एस्टोनिया, लैत्विया, लिथुआनिया, ये सारी कंट्रीज़ ने नेटो को ज्वाइन कर लिया। तो नेटो क्या है फ्रेंड? नेटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिससे क्या होता है कि अगर इसके मेंबर्स को कोई छूता है या इसके मेंबर्स को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो ये सारे मेंबर कंट्रीज़ मिलकर, जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम पर 30 कंट्रीज़ हैं नेटो में, ये सारी कंट्रीज़ मिलकर उस कंट्री को नुकसान पहुंचाती हैं, उस कंट्री पे प्रेशर बनाती हैं। अगर प्रेशर नहीं मानता है तो फिर ये लोग फोर्स का यूज़ करके मीन्स उस कंट्री को बचाती हैं, अपने मेंबर को बचाती हैं। तो इस तरीके से हुआ क्या
आप लोग देख रहे होंगे कि आर्टिकल 5 कहता है, वाशिंगटन जो ट्रीटी हुआ था, ठीक है, उसका आर्टिकल 5 कहता है कि ये लोग मिलिट्री फोर्स भी यूज़ कर सकती हैं इन मतलब अपने मेंबर कंट्री को बचाने के लिए। लेकिन अभी तक हालांकि यूक्रेन अभी नेटो का मेंबर नहीं बना था, तो इसमें मुद्दा क्या उठा कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता था। ये जो यूक्रेन है ये भी नेटो का मेंबर बनना चाहता था, लेकिन रसिया कह रहा था कि नहीं भाई साहब, हम तुमको यूक्रेन का मेंबर नहीं बनने देंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी हमारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो लैतीविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, ये सब ऑलरेडी नेटो के मेंबर्स बन चुकी हैं। तो अगर तुम भी बन गए तो मेरा इसमें नुकसान क्या होगा कि ये जो ब्लैक सी वाला रीजन है, ये जो क्रीमिया वाला रीजन है, ठीक है, ये सारे रीजन्स मेरे कब्जे से धीरे धीरे हो सकता है हटने लगें। और नेटो जब यहाँ पे आके बैठ जाएगा तो मीन्स यूएसए यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं तुमको ये अथॉरिटी नहीं दूंगा कि तुम नेटो ज्वाइन करो। इसीलिए रसिया पहले से ही लड़ाई करने लगा, ठीक है। तो अब लड़ाई करने के बाद हुआ क्या, ये फ्रेंड आप लोग पहले नेटो के बारे में कुछ देख लीजिए। ये 4 अप्रैल 1949 को बना था। ये एक मिलिट्री अलायंस है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल और बेल्जियम में है, ठीक है। इसमें इस समय 30 कंट्रीज़ हैं, ठीक। इतना आप नेटो के बारे में ध्यान रखिए। तो रसिया ने क्या किया, इसके दो रीजन जो कि प्रो रसिया है इस समय, लुहांस्क और डोनेस्क वाले रीजन, इन दोनों को इसने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब इसने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, इसका मतलब ये नहीं कि सारी कंट्रीज इसको इंडिपेंडेंट मानेंगी, हालांकि फ्यूचर में क्या होगा ये हम लोग तब देखेंगे। लेकिन इसने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया रसिया ने इन दोनों रीजन्स को, अपनी पीस कीपिंग फोर्सेज यहाँ पे बिठा दी। मीन्स यहाँ तक यूक्रेन का जो यहाँ तक लैंड था इसको कब्जे में ले लिया रसिया ने खुद, जैसे कि उसने क्रीमिया में किया था, रेफरेंडम करा के फिर उसने रसिया में मिला लिया था 2014 में। उसी तरीके से पहले इन दोनों कंट्रीज को भी, इन दोनों भी रीजन्स को इसने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। तो अब देखिए कि रेफरेंडम कराता है या नहीं कराता है। हालांकि रेफरेंडम होगा तो ये दोनों रसिया में ही आएंगे, क्योंकि ये दोनों प्रो रसियन रीजन हैं और ये बहुत पहले से ही ये रसिया में आना चाहते हैं, रसिया को पसंद करते हैं। तो रसिया यही बोल रहा है कि इन दोनों से पूछा जाएगा कि ये किसके साथ रहना चाहते हैं। अगर ये यूक्रेन के साथ रहना चाहते होंगे तो हम इनको छोड़ देंगे। लेकिन रसिया एक बहुत ही चालाकी वाला काम क्या कर रहा है, वो कभी नहीं बोल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। वो बोल रहा है ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है, जो यूक्रेन में हमारे लिए जो कुछ थ्रेट्स बैठे हुए हैं उनको हटाने के लिए हम लोग ये चला रहे हैं। तो अगर यूक्रेन की सरकार चाहती है कि कुछ भी खून खराबा ना हो तो वो अपने हथियार त्याग दे, वो अपने मिलिट्री से बोल दे कि भाई साहब तुम हथियार त्याग दो। तो रसिया इस तरीके से बोल रहा है। तो अब रसिया ने ये दोनों रीजन कब्जा करने के बाद आप देख रहे होगे यूक्रेन के ऊपर ये कितने सारे जाल, जो ये फ्लाइट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं रसिया के। अगर अगर आप कल वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको वीडियो भी दिखाया गया है, पूरा फुटेज के साथ दिखाया गया है किस तरीके से यूक्रेन में खतरा बना हुआ है। और इसको कई तरीके से ऐसा भी बोल सकते हो आप कि वर्ल्ड वॉर 3 की कंडीशन बनी हुई है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने के बाद लीग ऑफ नेशन बना, लेकिन उसके बाद फिर जब वो रोक नहीं पाया वर्ल्ड वॉर 2 को, तो फिर यूनाइटेड नेशन, उसको उसी का मॉडिफाइड फॉर्म यूनाइटेड नेशन आया कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने देंगे। अब ऐसी सिचुएशन जब बन गई है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी हो जाएगा, तो क्या हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोई स्टेप ही नहीं उठा रहा है। तो इसी तरीके से ये दोनों मुद्दा था कि अगर मान लीजिए कि यूक्रेन इस समय खतरे में है तो नेटो उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। और यूएसए वगैरह पहले बहुत फेंक रहे थे, अब केवल सैंक्शंस लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। हालांकि इसके सैंक्शन का रसिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रसिया ने, कल हमने डील देखी थी कि जो इंडिया के साथ उसकी डील चल रही है S-400 की, वो जारी रहेगी, रसिया ने डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। इसमें आपने देखा था, ये इसमें क्या हुआ है फ्रेंड, इसमें आप देख रहे हो कि रसिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। तो इससे जो मीन्स हमारे यहाँ के लोग हैं उनको भी दिक्कतें हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि अपने लोगों को वहाँ से निकाल लाएं। बाकी ये दोनों आपस में लड़ते रहें, हमें उनसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा रसिया बहुत पुराना मित्र है। तो हम ज़्यादा कुछ बोल भी तो नहीं सकते कि आप ऐसा करो वैसा करो। हालांकि जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है कि पीएम मोदी साहब आप बात कर लो पुतिन साहब से। तो मोदी साहब पुतिन साहब से बात भी की है। अब देखिए आगे होता क्या है, ठीक है। मोदी साहब ने पुतिन साहब से बात की है कि भाई साहब सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल करो, अब इतना ज़्यादा मत फैला दो कि मतलब पूरा यूक्रेन ही ख़त्म हो जाए। लेकिन अभी बात ही हुई है, अभी देखिए अब ये यूक्रेन साहब के ऊपर है कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि यूक्रेन को
रसिया आप कब मतलब अगर ऐसा बोलोगे, अगर यूक्रेन की फोर्सेस भी अगर लगी रही तो रसिया फिर कब्जा कर लेगा। और ये रसिया ने खुली धमकी दी है भाई साहब, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आया तो फिर हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और ये आप देख रहे हो चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं यूक्रेन। अब केवल इधर से ही चांस है इनके भगने का या इनके करने का। तो अगर ये भाग के अगर जो मीन जैसे मैंने आपको दिखाया ना, कुछ जो मेंबर कंट्रीज़ हैं यूक्रेन की वो नेटो में शामिल हो गई हैं। तो अगर यूक्रेन के कुछ लोग डर के वजह से भाग के जाते हैं नेटो के मेंबर कंट्रीज़ में, तो उसके लिए आर्टिकल 4 बात करता है नेटो का। आर्टिकल 4 कहता है कि ये लोग अगर आएंगे तो इनको किस तरीके से आगे लेके चलना है, वो आर्टिकल 4 बात करता है। ठीक है। ये यूएन जो है एंटोनियो गुटेरेस साहब बोल रहे हैं कि पीस करो, रसिया से बोल रहे हैं शांति रखो, एक बार शांति रखो, ज़्यादा मतलब ऐसा वैसा करने की बात ना करो। लेकिन इनके बस की कोई बात नहीं है फ्रेंड। अगर ऐसा होता तो अब तक ये सारा वार वगैरह रुक गया होता। तो इससे बहुत सारे इफेक्ट पड़ रहे हैं फ्रेंड। हमारा क्या होगा इससे, एक पॉजिटिव चीज़ ये होगा कि हम लोगों का बीट का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन हम लोगों का टी का जो है वो कम होगा। ठीक है, टी का कम होगा। एक्सपोर्ट जो हम लोग करते थे टी का कम होगा, लेकिन जैसे 40 एमएन केजी करते थे, अब 15 एमएन केजी करेंगे। लेकिन बीट का हम लोग 18% जो कि रसिया करता था, अब अगर रसिया वार में फंसा रहेगा तो हम लोग के बीट का एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ेगा। स्टॉक फ्रेंड बहुत इफेक्ट हो रहा है। जो बीएससी और एनएससी का मैंने कल आपको बताया था, उस वीडियो में बता रखा है, दोनों में बहुत ही गिरावट आ गई है। ठीक है। एक तो और है फ्रेंड कि अगर इकोनॉमी हमारी रिकवर करने के पोजीशन में है, अगर लेकिन क्रूड ऑयल का प्राइस वार की वजह से बढ़ जाता है, तो फिर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा और हम रिकवर उतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे जितनी जल्दी करना चाहिए। ये आप लोग कुछ देखिए फ्रेंड कि रेप मोलेस्टेशन और भी केसेस ये बढ़ते जा रहे हैं। केवल रेप और मोलेस्टेशन ही नहीं, मतलब एक्सीडेंट के केसेस, सुसाइड के केसेस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख सकते हो, सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो सोसाइटी किस मैनर में चल रही है। चलिए अपने दूसरे आर्टिकल में पहुंचते हैं आज। इसमें फ्रेंड बात की गई है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर को बोला गया है कि एग्रीकल्चर, वैसे तो अगर हमारे जीडीपी का अगर देखा जाए तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय 49% के आसपास केवल हमारा एग्रीकल्चर जो है हमारे जीडीपी में मीन्स दिखाई देता था। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, इस समय हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर जो पॉलिसीज़ लानी चाहिए वो पॉलिसीज़ भी नहीं आ रही हैं। और केवल सिर्फ जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन चला, फिर ट्रेश एंड ट्रेन का एक विजिट चला कि मतलब फार्म पे लोग जो जो साइंटिस्ट वगैरह होते थे वो विजिट करें और फिर वहाँ के फार्मर्स को ट्रेन करें ताकि वो अच्छे से अच्छा क्रॉप ग्रो करें। हालांकि जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो सीड्स आ गई हैं, ये सब केवल प्रोडक्शन को इन लोगों ने बढ़ाया है, ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इन लोगों ने बढ़ाया है। तो यही बात इसमें की गई है कि देखिए क्या होता है कि आप साइंटिफिक तरीका तो चाहिए ही, ठीक, एग्रीकल्चर के लिए साइंटिफिक तरीका तो चाहिए ही कि एग्रीकल्चर आगे बढ़ सके। ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स भी चाहिए। अब जैसे एमएसपी चल रहा है, एमएसपी केवल उन रीजन्स में चल रहा है जैसे पंजाब हरियाणा पे, जहाँ पे मैं आपको हमेशा बताता हूँ पानी की थोड़ी कमी है, ग्राउंड लेवल वाटर लेवल थोड़ा नीचे है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग धान ही उगाते हैं, धान गेहूँ ही उगाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे एमएसपी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था जब एमएसपी के बारे में, उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था कि अगर जहाँ पे रेन फेड एरियाज़ हैं वहाँ पे रेन फेड जो जिनको पानी की कम जिनको कम पानी लगता है उन्हीं क्रॉप्स पे एमएसपी दे दिया जाए। जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ पे जिस क्रॉप्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है उस क्रॉप पे एमएसपी दे दिया जाए। तो इस तरीके से हम लोग एमएसपी को एक एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए। लेकिन फिलहाल के टाइम में क्या होता है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन चला तो उससे केवल एक पर्टिकुलर क्रॉप का या एक पर्टिकुलर वेराइटी का ही मींस जो डेवलपमेंट हुआ, बाकी और जो सेक्टर हुआ उसका पूरे सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। हालांकि आज अगर आप देखिए तो हम लोगों को किसी भी बिजनेस की, किसी भी जॉब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में जो है वो रहती है, एग्रीकल्चर ही करती है, एग्रीकल्चर से ही अपना खर्चा चलाती है। लेकिन एग्रीकल्चर पे ध्यान ही नहीं दिया जाता, जिसमें सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स हैं इस समय हमारे कंट्री के लोग, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं जिस सेक्टर में, उस सेक्टर पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से राइटर बोल रहे हैं कि हम लोगों को सबसे पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जीडीपी में जैसे पहले एग्रीकल्चर इंक्लूड था वैसे अभी भी इंक्लूड रहे और हमारी जीडीपी एक इकोनॉमी एक अच्छे मैनर में चल सके। इसमें फ्रेंड बात की गई है, कल हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी, ये आप लोगों को याद होगा, ये मिनिस्टर है एक महाराष्ट्र की, इनको जो है मीन्स अरेस्ट कर लिया गया था ईडी द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा। ये किस चीज़ के मिनिस्टर थे फ्रेंड? ये महाराष्ट्र के मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड
ठीक है, एंड स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे। इनको कल अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसी के चलते इस पे बात की गई है कि इनके ऊपर केस क्या चल रहा था। 1999 में इन्होंने एक प्रॉपर्टी दी थी जिसका जो दाम था उससे थोड़े कम पैसे में इन्होंने दे दिया था, क्योंकि इन जिसको इन्होंने दिया था वो इनके थोड़े फ्रेंड वगैरह लगते थे। तो उस 1999 के केस को उठा के अब इनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो इनके वकील ने क्या कहा है, इनके वकील ने कहा है कि जैसे जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये तो 2002 में आया, लेकिन इससे पहले अटॉर्नी के पास ये पावर होती थी कि वो किसी को अपनी प्रॉपर्टी दे सकता था। हालांकि उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में पनिशमेंट देने के लिए कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये बात इनके लॉयर द्वारा बोली गई है। लेकिन फिलहाल इनको अरेस्ट किया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा। बहुत ही दिनों से जो है 1700 लगभग 1700 लोगों के ऊपर इंक्वायरी चल रही थी, उसमें से केवल लगभग 33 लोग ही मतलब गलत साबित हुए, बाकी सब सही थे। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो 1999 का केस जाके अब अगर सुलझा रहे हो आप, तो ये एक पॉलिटिकली डोमिनेटेड रीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पीएमएलए क्या होता है। ठीक है, पीएमएलए क्या होता है, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है पीएमएलए। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई ब्लैक मनी है, ठीक, इसको आप फाइनेंशियल सिस्टम में पहुंचा दोगे, फिर इसको कई बैंकों से ट्रांसफर करा के एक लेयर बना दोगे, जैसा कि ब्लॉकचेन में नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी में डिस्कस कर रखे हैं रिसेंट कंट्रोवर्सी वाले प्लेलिस्ट में, तो ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेयर बना दोगे, फिर वही पैसा आप यूज़ कर लोगे कोई प्रॉपर्टी खरीदने में, तो वो पैसा वाइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसी को हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो इसी के प्रिवेंशन के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया था 2002 में, जो कि इन्फोर्स हुआ 2005 में। ठीक है, ये काम क्या करता है, ये काम करता है मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस को रोकने के लिए। ठीक है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं कि ये कंट्रोल करता है मनी लॉन्ड्रिंग को, उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है जो कि उस पैसे से खरीदी जाती हैं। ठीक है, और भी कुछ कनेक्टेड इशूज को ये मीन्स उसके बारे में ध्यान देता है। ठीक, अब ईडी का क्या फंक्शन होता है, ईडी फेमा वायलेशन से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जैसे आप कोई पैसा बाहर भेज देते हो, फिर उसको वाइट बना के अंदर ले आते हो, इंडिया से बाहर भेज दिए, उसको वाइट बना के अंदर ले आए, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्वेस्टिगेशन करता है पीएमएलए का। अगर पीएमएलए जैसे हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, उसका अगर वायलेशन होगा तो उसको ये इन्वेस्टिगेट करेगा। फेरा जो हमने डिस्कस किया था, किस में डिस्कस किया था, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, फिर और भी कुछ जो स्कीम्स हैं उनका वायलेशन अगर ये करता है, उन लॉज का अगर ये वायलेशन करता है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको सर्च करेगा, उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर आपको अरेस्ट करेगा। लेकिन इसमें बात ये की जा रही है कि ईडी का इस समय यूज़ क्या किया जा रहा है, पॉलिटिकली डोमिनेटेड मतलब रीजन की वजह से किया जा रहा है। मतलब इसलिए यूज़ किया जा रहा है ताकि अपने अपोजिशन को परेशान किया जाए, ना कि किसी ठोस मुद्दे पे यूज़ किया जा रहा है। जैसे ये 1999 का केस था, लेकिन अब क्यों आया, अब क्यों इनको पकड़ा गया, उसी टाइम पे पकड़ा जाता भाई, 2-3 साल हो जाते लेट तो समझ में आता था। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जस्टिस सिस्टम बहुत ही डिले हो जाता है। तो इस नाते हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से अगर किसी के लिए जस्टिस डिले हो रहा है, तो मतलब उसके लिए जस्टिस डिनाई हो रहा है, ये भी हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। और अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था कि इनके टेन्योर को बढ़ा के, जो कि पहले 3 साल होता था, अब उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है। तो मीन्स जो सत्ते में अभी बैठे हैं, अगर उनको ये पसंद आएंगे इनके चेयरमैन, तो उनको बोलेंगे ठीक है भाई साहब, आप मेरे लिए काम कर रहे हो, आप और आगे चले जाओ। फिर अगर पसंद में आ गए, फिर आप और आगे चले जाओ। तो इस तरीके से एक पॉलिटिकली रीज़न बन जाता है अगर इतने दिन बाद कोई केस की सुनवाई होती है, किसी को पकड़ा जाता है तो ये था पूरा मुद्दा इनके बारे में। हालांकि अगर आप लोगों को केवल इतना जानना जरूरी है फ्रेंड कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है और पीएमएलए क्या होता है। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है, ये 2002 में आया था, पार्लियामेंट द्वारा लाया गया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, ये किस किस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है फ्रेंड कि जो हमारे यहाँ नई इकॉनमी है, जो नई इकॉनमी मीन्स जो नए नए स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं, क्या वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं, और केवल अपने फ़ायदे के लिए वो स्टार्टअप चालू हो रहे हैं। तो इसमें उसी के बारे में बात किया गया है। इसमें एक वर्ड आया है यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न क्या होता है फ्रेंड, एक ऐसा प्राइवेट स्टार्टअप, ठीक है, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि क्या करे, $1 बिलियन से ऊपर चला जाए उसका जो वर्थ है, तो उसी को हम लोग यूनिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, तो पहला यूनिकॉर्न कौन था, पहला यूनिकॉर्न था मोबी। ठीक, पहला यूनिकॉर्न था मोबी इंडिया में। उसके बाद कौन आया, फ्लिपकार्ट। ठीक,
ये दोनों तीनों 5-5 सालों, जैसे कोई स्टार्टअप चालू हुआ, मोबी चालू हुआ, इसके 5 साल बाद ये यूनिकॉर्न बना, मीन्स इसका जो वर्थ हुआ 1 बिलियन वो हुआ 5 साल बाद। उसी तरीके से फ्लिपकार्ट का भी 5 साल बाद हुआ और ये दूसरा यूनिकॉर्न बना। तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। इसमें एक रिपोर्ट है फ्रेंड, इसमें एक रिपोर्ट आई है हुरुन ग्लोबल, ठीक है, यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021, हुरुन ग्लोबल, ठीक है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में जो इंडिया है वो तीसरे नंबर पर है। अगर स्टार्टअप में बात किया जाए तो इंडिया तीसरे नंबर पर है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। यूएसए पहले पे है, चाइना दूसरे पे है, इंडिया तीसरे पे है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में। तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है रिसेंट के एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसमें बात की गई है, जैसे बहुत सारे अभी आपने देखा होगा कई सारे बच्चे जो है, कई सारे आदमी या कई सारे आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स, या जैसे आपने एक पारुल को सुना होगा, उन्होंने क्या किया, एमबीए छोड़कर वो चाय बेचने लगे और उसी से वो अब लगभग बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वो अपना काम कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वो पैसे भी कमा रहे हैं। इसी तरीके से आपने एक अभिनव नाम के लड़के को सुना होगा, उसने भी, वो भी यूपीएससी की तैयारी करता था, लेकिन उसको छोड़ के वो अपने फ्रेंड के साथ चाय का स्टॉल लगाने लगा और वहाँ से फिर वो कितना अमीर बन गया। तो इस तरीके से जो स्टार्टअप चालू हो रहे हैं, एक इनफॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। तो जो फॉर्मल सेक्टर हैं उनमें भी कई सारे हैं, जैसे लेंसकार्ट का चश्मा आप लोग यूज़ करते होगे। तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले मैं आपको एक शो रिकमेंड करूंगा कि आप देख लीजिएगा 1-2 एपिसोड। ये शार्क टैंक इंडिया आता है सोनी लिव पे। तो इसमें फ्रेंड ये आप लेंसकार्ट हैं, ये बोट के हैं, ठीक है, इन्हीं में से एक मामा अर्थ के हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो नए नए स्टार्टअप चालू हो रहे हैं, ये लोगों को जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, या केवल अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। जैसे मामा अर्थ है, मामा अर्थ को बताया जा रहा है एशिया का पहला मेड सेफ, ठीक। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो स्टार्टअप चालू हो रहे हैं इंडिया में, वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं या नहीं क्रिएट कर रहे हैं, यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट था ये हुरुन ग्लोबल इंडेक्स यूनिकॉर्न इंडेक्स वाला, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इसमें इंडिया तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो जैसा कि हमारे पीएम मोदी साहब द्वारा भी कई बार बोला गया है, क्या बोला गया है फ्रेंड, कि जो जॉब मांग रहे हैं उनको जॉब मांगने की जगह पर उनको ऐसा कुछ करना चाहिए जाकि जॉब क्रिएट हो, मीन्स वो दूसरों को जॉब प्रोवाइड कराएं, ना कि खुद जॉब मांगे। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो देश के प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसको सपोर्ट करते हैं, स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात फ्रेंड, आपने एक रील देखा होगा, उसमें एक बात बोली जाती है कि ये पानी 2500 सालों से बह रहा था, फिर एक दिन डेढ़ सान आया, उसने इसी पानी को पानी के बॉटल में पैक कर कर बेचने लगा 20 रुपये का, और वो एक कंपनी बन गई जिसको हम बिस्लेरी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्टअप कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे क्या होता है, तो आप लोगों के पास भी अगर माइंड में कुछ आइडिया आता है तो उसको इम्प्लीमेंट जरूर करिए और कुछ ऐसा ट्राई करिए ताकि जिससे जॉब क्रिएट हो, ना कि जॉब सर्च करें आप लोग। हालांकि सरकारी नौकरी तो बेस्ट है, उसको तो आप लोग ध्यान में रख के चल ही सकते हैं, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड, पाकिस्तान अपना जो हरकत होता है उसको सही नहीं करेगा, ड्रोन से वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कुछ वेपन्स छोड़ता है, ठीक है। तो हम लोग ड्रोन का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, हम लोग ड्रोन का यूज़ करते हैं शराब को रोकने में, हम लोग ड्रोन का यूज़ करते हैं मैपिंग करने में, लेकिन ये किस चीज़ में यूज़ करता है आप लोग देख रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने गंगूबाई काठीवाड़ी एक मूवी है, इसे आप देख लीजिएगा, इसको क्लियरेंस दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई साहब आप इसको चला सकते हो। ये फ्रेंड क्या हुआ था, जो हमारे, आप लोगों को याद होगा, सीडीएस साहब थे बिपिन रावत जी, जिस कॉप्टर में उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसी के बारे में आईएमडी ने बताया है कि कुरनूल में जो क्लाउड थे वो बहुत ही नीचे थे, बादल जो बहुत नीचे थे, मीन्स धुआं वगैरह ज़्यादा था, मौसम ख़राब होने की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी और शहीद हुए थे मीन्स वो। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि उस समय आईएमडी क्या होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये केवल इंडिया के ही वेदर या सीज़न के बारे में नहीं बताता है, बल्कि वर्ल्ड के साथ भी मिलकर ये काम करता है, ठीक है। ये फ्रेंड बताया गया है कि जो पेटिशनर हैं वो बोल रहे हैं कि पर्दा और बुर्का को जिस तरीके से हटाया गया था, हिजाब एक इसेंशियल प्रैक्टिस है इस्लाम का, ठीक है। हिजाब एक इसेंशियल प्रैक्टिस है। तो हमने डिस्कस किया था ना कि इसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट एक सुप्रीम कोर्ट ने चलाया था, तो हालांकि अभी केस पेंडिंग है, तो इसलिए हम लोग जब डिसीजन आएगा तब डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर अभी तक आपने सरोकार क्लासेस को फॉलो नहीं किया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।